नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 20 फरवरी 2026 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत कुछ सही जोड़ी दी हैं तो उनको बनाना है। तो यहाँ पर आविष्कार और उनके आविष्कारक दिए हैं। तो पहले है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा, जिसे ऑपरेशन भी बोला जाता है, तो इसके जनक कहा जाता है। और इसके बाद चरक को आयुर्वेद विशेषज्ञ कहा जाता है। फिर इसके बाद राइट वेदस ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीफोन का नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का अर्थात विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जॉन लेगी बेयर्ड, जिन्हें J.L. बेयर्ड भी बोला जाता है। और इसके बाद मैडम क्यूरी, जिन्हें मैरी क्यूरी लिखा है यहाँ पर। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया था, इसलिए इसी रेडियम की खोज पर उन्हें 2 बार रेडियम की खोज पर नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसके बाद जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें जगदीश चंद्र बसु भी बोला जाता है। तो जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो पौधों की लंबाई या अथवा वृद्धि मापने के काम आता है। फिर इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि और पृथ्वी विशालें विकसित की थी। मतलब इन्हीं के मार्गदर्शन में अग्नि और पृथ्वी की विशालें ये विकसित की गई थी। और इन्हें विशाल महल का जनक भी कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक कहा जाता है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक है विक्रम साराभाई। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा और खगोल विज्ञान में योगदान दिया था। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैडमैन अर्थात भारत का पक्षी विज्ञानी कहा जाता है। अब हम अन्य जानकारी देखते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है, उनके विज्ञान दिवस उनके खोज के कारण उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी कारण इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो रमन प्रभाव की खोज के कारण इन्हें 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उसी की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। कौन थे CV रमन?
सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में तमिल ब्राह्मण परिवार में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। सर सीवी रमन भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध सिद्धांत की खोज के लिए जाना जाता है। उन्हें वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 में खोज की थी। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसका कुछ भाग बिखर जाता है और उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जिसे रमन प्रभाव कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत सरकार द्वारा 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की सिफारिश पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस लोगों को विज्ञान का महत्व समझाने, समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और देश की प्रगति में वैज्ञानिकों के दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। यह दिन दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को उजागर करने तथा छात्रों को वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसे मनाया जाता है? इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि खासतौर से स्टूडेंट को विज्ञान की जानकारी दी जाए, विज्ञान की ओर उन्हें प्रेरित किया जाए, विज्ञान में उनकी रुचि जागृत की जाए। मनाने के उद्देश्य महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा किए गए रमन प्रभाव की खोज को सम्मानित करना और लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रति युवाओं को प्रेरित करना है। इस वर्ष की थीम, इस वर्ष 2026 की थीम है जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक चुनौतियों को हल करने में विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालना है। और कुछ ये पिछले 5 वर्षों की थीमें दी है, तो इन्हें आप पढ़ लेना। अब हम आगे देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन का बाल्यकाल। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था। उनका एक बड़ा भाई राज्यवर्धन तथा बहन राजश्री भी थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गृह वर्मा के साथ हुआ। दुख की घड़ी। पिता की मृत्यु के बाद हर्ष की माता यशोमती ने चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। जिस दिन राजा की मृत्यु हुई उसी दिन मालवा के दुष्ट शासक ने हर्ष के बहनोई गृह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया। हर्ष थानेश्वर के राजा बने। राज्यवर्धन मालवराज को दंड देने के लिए गया। वहां धोखे से गौड़ नरेश शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अल्पायु में ही हर्ष थानेश्वर के राजा बने। बहन के साथ वहां का शासन संभाला। प्रमाण के अभाव में यह नहीं पता चलता कि हर्ष ने शशांक के साथ युद्ध किया अथवा नहीं, किंतु बहन राजश्री को कन्नौज आए तथा बहन के साथ वहां का शासन संभाला और थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसके अतिरिक्त कई और राज्यों के साथ हर्ष ने युद्ध किया। शिक्षा और साहित्य की प्रगति पर ध्यान। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे। अपने शासनकाल में उन्होंने शिक्षा और साहित्य की प्रगति पर ध्यान दिया। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद
तथा रत्नावली नामक संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों की रचना की। राज्यारोहण के समय हर्ष के सामने 2 उद्देश्य थे। पहला, गौड़ नरेश शशांक को मारकर बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। दूसरा, राजश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कराना। सर्वधर्म समभाव की भावना। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर सब धर्मों का सम्मान करते थे। प्रयाग के पंचवर्षीय समारोह में वे दिल खोलकर दान देते थे। चीनी यात्री हैंसांग हर्ष के शासनकाल में ही भारत आया था। कुषाण वंश। अब तक हमने पाटलिपुत्र के इतिहास को जाना। अब उत्तर भारत के कुछ अन्य शक्तिशाली राजवंशों के बारे में हम जानेंगे। जिन दिनों पाटलिपुत्र में शुंग कण्व वंश का शासन चल रहा था, उन्हीं दिनों भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में कुषाण वंश का उदय हो रहा था। कुषाण यूची जाति की एक शाखा थे। यूची लोग घुमंतु थे और चीन के सीमावर्ती प्रदेशों में निवास करते थे। बाद में ये पश्चिम की ओर आगे बढ़े तथा 2 शाखाओं में बट गए, एक छोटी शाखा, दूसरी मुख्य शाखा। छोटी शाखा दक्षिण की ओर गई तथा तिब्बत की सीमा में बस गई। मुख्य शाखा दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़ी और कालांतर में 5 भागों में बट गई। बहुत बाद में कुजुल कड़फिसिस ने अन्य चारों को जीतकर उन्हें एक शक्तिशाली राजतंत्र के अंतर्गत संगठित कर दिया था और इस तरह कुषाण वंश की स्थापना हुई। कुषाण वंश ने पहली सदी ईस्वी से तीसरी सदी ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 200-250 साल तक उनका साम्राज्य फैला रहा। आगे के अंकों में हम संक्षेप में कुषाण नरेशों के बारे में जानेंगे। भविष्य की दुनिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति ने मानव जीवन को आसान और सुरक्षित बना दिया है। कई ऐसे आविष्कार हैं जो भविष्य की दुनिया की स्पष्ट झलक हमें दिखाते हैं। माइंड कंट्रोल्ड व्हीलचेयर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जैसी तकनीक से दिमाग के संकेतों को पढ़कर व्हीलचेयर के कंट्रोल में बदला जाता है। भारतीय रोबोटिक्स रिसर्चर दिवाकर व्यास ने दुनिया की पहली माइंड कंट्रोल व्हीलचेयर विकसित की थी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से कंट्रोल होती है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट ऐसा विशेष प्रकार का कंक्रीट है जो अपनी छोटी मोटी दरारों को अपने आप भरने की क्षमता रखता है। इसमें विशेष रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जो दरार पड़ने पर एक्टिव होकर उसे अपने आप बंद कर देते हैं। इससे इमारतों की उम्र बढ़ती है। अंतरिक्ष में खेती। स्पेस में खेती का मतलब पृथ्वी के बाहर, स्पेशली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पौधों और सब्जियां उगाना। इसका उद्देश्य लंबे समय की स्पेस मिशनों पर भोजन उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष में मिट्टी, ग्रेविटेशन और नेचुरल एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक विशेष तकनीकों, नियंत्रित प्रकाश, तापमान आदि का उपयोग करते हैं। अब तक लेट्यूस, मूली, गेहूँ जैसी फसलें स्पेस में उगाई जा चुकी हैं। बायोनिक आई एक आर्टिफिशियल आँख है। यह रेटिना खराब होने से कम दिखाई देने वाले लोगों की मदद कर सकती है। चश्मे पर लगा कैमरा दृश्य रिकॉर्ड करता है और डेटा चिप तक भेजता है। चिप मस्तिष्क की नसों को सिग्नल देता है और दिमाग तस्वीरों को समझता है। इससे पूरी साफ दृष्टि नहीं मिलती, लेकिन रोशनी, आकार और वस्तुओं की पहचान करने में मदद मिलती है। स्मार्ट कपड़े या
फैब्रिक्स ऐसे कपड़े हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर धागे और नैनो चिप्स लगाए जाते हैं। ये शरीर का तापमान, हृदय गति, सांसों की दर और एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। यह तकनीक नैनो साइंस, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के मेल में विकसित हुई है। इनका उपयोग सेना और सुरक्षा सेवाओं के साथ अस्पतालों में मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए भी किया जा रहा है। कुछ स्मार्ट कपड़े वातावरण के अनुसार गर्म या ठंडे होने की क्षमता भी रखते हैं। भविष्य में ये पर्सनल हेल्थ मॉनिटरिंग, फिटनेस ट्रैकिंग और इमरजेंसी सिग्नल भेजने के काम भी करते नजर आएंगे। ड्राइवर कार, कई कंपनियां AI बेस्ड ड्राइवरलेस कार बना चुकी हैं जो बिना ड्राइवर के सड़क पर चल सकती है। यह एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। यह AI सेंसर, कैमरा, रडार और GPS के कॉम्बिनेशन काम करती है। कार के चारों ओर लगे सेंसर रास्ता, ट्रैफिक सिग्नल, अन्य वाहन और पैदल यात्रियों को पहचानते हैं। यह रियल टाइम स्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं कि कब मुड़ना, रुकना या गति बढ़ानी है। ऐसी कारों का उद्देश्य दुर्घटना कम करना, ट्रैफिक को सुचारू बनाना और सुरक्षित ट्रैवल करना है। क्यों मनाया जाता है वन्यजीव दिवस? क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्यजीवों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। वे जंगलों की ही शोभा नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के संतुलन की रीढ़ भी हैं। विश्व वन्यजीव दिवस लुप्त हो रहे प्राणियों और पेड़ पौधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और लोगों को यह बताना कि ये धरती पर जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। इस दिन खासतौर पर वन्य जीवन और पौधों को बचाने के लिए उपायों पर जोर दिया जाता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बनाए रखने के लिए सभी जीव और वनस्पतियाँ महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे हमें भोजन, दवा और संसाधन देते हैं, साथ ही वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं। जायंट पांडा क्यों है? जायंट पांडा फंड फॉर नेचर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्यजीवों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसका लोगो जायंट पांडा इसलिए चुना गया क्योंकि यह एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है। पांडा को शांति और कोमलता का प्रतीक माना जाता है। जब इस फंड की स्थापना हुई उस समय लंदन के चिड़ियाघर में चीची नाम का पांडा बहुत प्रसिद्ध था और उसी से इसकी प्रेरणा ली गई। जंगल में निगरानी और ट्रैकिंग और सुरक्षा। जंगलों में निगरानी और सुरक्षा के लिए इन आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से जंगलों की ऊपर से फोटो और वीडियो ली जाती है जिससे बड़े और कठिन इलाकों पर भी आसानी से नज़र रखी जा सकती है। इनके कैमरों से जानवरों की गिनती, उनकी लोकेशन और उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है। शिकार रोकने के लिए अभियान में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्मल कैमरा वाले ड्रोन रात में भी जानवरों और शिकारियों को पहचान लेते हैं। कैमरा ट्रैप एक ऑटोमेटिक कैमरा होता है। इसका उपयोग भी वन्य संरक्षण में किया जाता है। इसे जंगलों में पेड़ों पर लगाया जाता है। इसमें मोशन सेंसर लगा होता है, इसलिए जैसे ही कोई जानवर पास से गुजरता है यह अपने आप फोटो या वीडियो बना लेता है। इसमें इंसान को पास रहने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जानवर परेशान नहीं होते और जानकारी भी सही मिलती है। GPS कॉलर
जीपीएस कॉलर और रेडियो ट्रैकिंग डिवाइस है। इन्हें जानवरों के शरीर पर लगाया जाता है ताकि उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सके। यह सैटेलाइट की मदद से उनकी लोकेशन, एक्टिविटी आदि की जानकारी देता है। स्मार्ट फेंसिंग एक आधुनिक बाड़ व्यवस्था है। इसमें सेंसर, अलार्म और सोलर पावर जैसी तकनीक लगी होती है। जब कोई जानवर या इंसान बाढ़ के पास आता है तो यह सिस्टम अपने आप सिग्नल या चेतावनी भेज देता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? रेल की पटरियों के बीच में पत्थर क्यों डाले जाते हैं? रेल की पटरियों के बीच में और नीचे पत्थर बिछे होते हैं जिन्हें बैलास्ट कहते हैं। ट्रेन का वजन बहुत ज़्यादा होता है और जब यह चलती है तो पटरियों पर भारी दबाव यानी प्रेशर पड़ता है। बैलास्ट पत्थर पटरियों को मजबूती से जगह पर बनाए रखते हैं। ये पत्थर एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके एक सॉलिड बेस बनाते हैं जिससे पटरियां हिलती डुलती नहीं हैं। रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों होती है? रेल की पटरियां लोहे या स्टील से बनी होती हैं। धातु गर्मी में फैलती है और ठंडक में सिकुड़ती हैं। इसे तापीय प्रसार कहते हैं। अगर पुल सटाकर जोड़ दिया जाए तो फैलने की जगह ना मिलने पर वे मुड़ सकती हैं और टूट भी सकती हैं। इसी खतरे से बचने के लिए पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। आजकल रेलवे में लंबी वेल्डेड पटरियां भी उपयोग की जा रही हैं जिनमें थर्मल एक्सपेंशन को रोकने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।